क्या आप जानते हैं किसी भी प्रॉपर्टी को खरीदने से पहले किन बातों की पक्की जांच पड़ताल आपको कर लेनी चाहिए? क्या आप जानते हैं नेगोशिएशन के वक्त किन बातों का विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए? क्या आप जानते हैं प्रॉपर्टी खरीदते वक्त वो कौन से डॉक्यूमेंट हैं जो आपको सेलर से लेने चाहिए? क्या आप जानते हैं प्रॉपर्टी खरीदने की लीगल स्टेप्स कौन कौन सी होती हैं? अगर नहीं तो ये वीडियो आपके लिए है। और साथ ही साथ अंत में आपको कुछ बोनस टिप्स भी दूंगा जो आपको प्रॉपर्टी मार्केट में धोखे से बचाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रतीक सिंह है। मैं आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल द बिल्ड मास्टर में। आज हम जानेंगे किसी भी नॉन एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टी को लीगली कैसे परचेज किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। किसी भी प्रॉपर्टी को परचेज करने से पहले आप सेलर से अप फ्रंट इंक्वायरी करें। डिटेल में आप उससे पूछ सकते हैं, अपने सारे डाउट्स क्लियर रखें। वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिस पर आप इंक्वायरी कर सकते हैं, आइए देखते हैं। हाउ प्रॉपर्टी इज एक्वायर्ड। आप सेलर से ये पूछें कि उसे ये प्रॉपर्टी कैसे मिली। क्या उसने स्वयं परचेज करी है या कोई पुरखों की संपत्ति है जो ट्रांसफ़र होते होते आई है, या किसी ने उसे गिफ्ट किया है। आप सेलर से ये भी जरूर पूछें कि वो इस प्रॉपर्टी को सेल क्यों करना चाहता है। ज़्यादा से ज़्यादा आप जानकारी जुटाने की कोशिश करें। वैसे ज़रूरी नहीं कि आपको एक्चुअल रीज़न सेलर कभी बताएगा इसका, बट फिर भी आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें। सेलर के बारे में, उसके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में जानकारी इकट्ठी करने की कोशिश करें। कई बारी ये बातें आपको नेगोशिएशन में भी काफ़ी हेल्प कर देती हैं। फिर आगे देख लेते हैं। सेलर से ये ज़रूर पूछें कि प्रॉपर्टी कहीं मॉर्गेज तो नहीं की हुई है, क्या प्रॉपर्टी पे कोई लोन तो नहीं लिया हुआ है, या प्रॉपर्टी किसी को लीज तो नहीं दी गई, लीज पर तो नहीं दे दी गई है। प्रॉपर्टी पे कोई कोर्ट केस तो नहीं चल रहा है, कोई डिस्प्यूट तो नहीं है। ये आप सेलर से पूछ सकते हैं। हो सकता है कई बार जो फ्रॉड होते हैं वो इन बातों को छुपाना चाहते हैं, पर इनके भी तरीके हैं पता करने के, वो हम आगे देखेंगे। पावर ऑफ अटॉर्नी पे कहीं प्रॉपर्टी सेल तो नहीं हो रही है, क्या सेलर जो है वो एक्चुअल ओनर है प्रॉपर्टी का, या फिर वो किसी पावर ऑफ अटॉर्नी पे इस प्रॉपर्टी को सेल कर रहा है। अगर पावर ऑफ अटॉर्नी के थ्रू सेल की जा रही है तो वहां आपको डबल री इंश्योर करना होता है, और उसका एक्चुअल ओनर कौन है आप उससे डायरेक्ट बात करने की कोशिश करें। कई बारी फ्रॉड पावर ऑफ अटॉर्नी के थ्रू हो जाते हैं, या फिर इस प्रॉपर्टी की पावर ऑफ अटॉर्नी किसी को दे तो नहीं दी गई है, या आप ये दोनों बातें कंफर्म करने की कोशिश करें सेलर से ही। इंक्वायरी विद नेबर्स, जो भी प्रॉपर्टी आप लेना चाह रहे हैं, या तो वो फ्लैट होगा या कोई मकान होगा, उसके पड़ोसियों से, अड़ोसी पड़ोसियों से ज़रूर पूछताछ करें। कई बार ऐसा होता है कि कुछ डिस्प्यूट्स होते हैं वो पड़ोसियों के नॉलेज में होते हैं प्रॉपर्टी से रिलेटेड, पर्टिकुलरली प्लॉट के केस में डिस्प्यूट ज़्यादा होते हैं, तो कुछ पड़ोसियों को भी जानकारी होती है, वो आपको भी पता चल जाएगी। साथ ही साथ अगर कोई मकान आप ले रहे हैं तो पड़ोसियों से बात करने का बेनिफिट ये होता है कि जिस मकान को आप लेना चाह रहे हैं, अगर इसमें कोई सीलन वगैरह आती हो या इसकी छत का लीकेज वगैरह हो, देखिए सेलर तो अपफ्रंट कई बार इस चीज़ों को छुपा जाता है, बट अड़ोसी पड़ोसियों को पता होती है कुछ बातें। कभी उसके अंदर सीवर की समस्या आ रही होती है फ्रीक्वेंटली, तो वो ऐसी कुछ जानकारियाँ होती हैं जो आपको मिल सकती हैं और आपका नुकसान होने से बच सकता है। आप सोसाइटी के प्रेसिडेंट से मिलने की कोशिश करें। अगर आप जहाँ भी प्रॉपर्टी ले रहे हैं, अगर वहाँ कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी बनी हुई है, तो आप उसके प्रेसिडेंट से या और अदर एग्जीक्यूटिव मेंबर से, खासकर प्रेसिडेंट्स अगर होते हैं तो उन्हें कुछ ना कुछ बैकग्राउंड की जानकारी भी होती है, तो अगर कुछ डाउटफुल कंडीशन होगी तो आपके नॉलेज में भी आ सकती है। प्रॉपर्टी का एक्चुअल मेजरमेंट जरूर करा लें। ये बात जो है प्लॉट के केस में बहुत डोमिनेंट है, आप इसे ज़रूर मेजरमेंट कराएं। आप बना बनाया घर जब होता है वो तो किसी पर्टिकुलर आप बनी चुका, फिर आप उसका मेजरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कम देखते हैं, उसे आप रहने की सुटेबिलिटी के हिसाब से ज़्यादा देखते हैं, बट प्रॉपर्टी का एक्चुअल मेजरमेंट आप कराएं। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट इज नेगोशिएशन। चलिए देख लेते हैं कि नेगोशिएशन के वक्त आपको किन बातों का विशेष तौर पे ध्यान रखना होगा जिससे कि डील के दौरान और डील के बाद कोई विवाद की स्थिति पैदा ना हो। तो पहला पॉइंट है सर्किल रेट और एक्चुअल अमाउंट। देखिए सर्किल रेट क्या होता है, हर एरिया में कलेक्टर की गाइडलाइन से एरिया के मिनिमम गवर्नमेंट रेट डिफाइन किए जाते हैं कि इस एरिया में अगर कोई प्रॉपर्टी या कोई लैंड सेल होगी तो उसका मिनिमम रेट इस हिसाब से होगा। अधिकतर ये देखा गया है कि जब भी कोई प्रॉपर्टी सेल होती है तो उसका रेट सर्किल रेट से ज़्यादा ही होता है। बहुत कम केसेस में ऐसा होता है कि किसी प्रॉपर्टी का रेट सर्किल रेट से भी कम हो। जब रियल एस्टेट मार्केट बहुत टूट जाता है तभी ऐसा होता है, अदरवाइज ऐसा नहीं होता।
यहाँ पर ये पॉइंट इंपॉर्टेंट इस वजह से है कि जब आप रजिस्ट्री कराते हैं, देखिए बायर और सेलर ये पॉइंट दोनों को अफेक्ट करता है। बायर को अफेक्ट इस वजह से करता है कि अगर आपका डील अमाउंट ज़्यादा है और आप सर्किल रेट पर रजिस्ट्री करवा रहे हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन चार्जेस और स्टैम्प ड्यूटी के चार्जेस कम पे करने पड़ेंगे। साथ ही साथ जो सेलर है उसको भी अपने एनुअल इनकम रिटर्न में कम अमाउंट को शो करना पड़ेगा, तो उसको टैक्स बेनिफिट वहाँ पे मिल जाएगा। इस वजह से ये लोग प्रेफर करते हैं कि सर्किल रेट पर रजिस्ट्री करवा लेते हैं और जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट होता है, एक्चुअल डील अमाउंट में जो डिफरेंस ऑफ अमाउंट होता है वो इन कैश पेमेंट कर दिया जाता है। यही रियल एस्टेट मार्केट की ब्लैक मनी कहलाता है, जो कि गवर्नमेंट के अकाउंट्स में नहीं आता है। इसके बाद आप ड्यूरिंग नेगोशिएशन ही डिफाइन कर लीजिए कि पेमेंट मोड क्या होगा। आप प्री सेल एग्रीमेंट के दौरान कितना पैसा देंगे, जिसे कि बयाना, टोकन मनी या एडवांस भी कहा जाता है, वो आप यहाँ क्लियरली डिफाइन करें। साथ ही साथ ये भी डिफाइन करें कि आगे का जो भी पेमेंट होगा वो किस तरह से होगा, कितना चेक दिया जाएगा, कितने का कैश दिया जाएगा, ये सारी चीज़ें फाइनल आप कर लीजिए। यहाँ पर चार्जेस ऑफ प्री सेल एग्रीमेंट, आप जब भी डील करें तो एक प्री सेल एग्रीमेंट ज़रूर करें और उस प्री सेल एग्रीमेंट को रजिस्टर भी करवाएं, जिससे कि उसकी लीगल वैलिडिटी बन जाए। प्री सेल एग्रीमेंट के चार्जेस कौन पे करेगा? एक्चुअली ये चार्जेस ज़्यादा तो नहीं होते हैं, बट प्री सेल एग्रीमेंट दोनों के राइट्स को प्रोटेक्ट करता है, बायर और सेलर दोनों के ही। इस वजह से ये डील से पहले का प्रोसेस है, तो दोनों लोग आपस में इस चार्जेस को 50-50 डिवाइड कर सकते हैं। नेगोशिएशन के दौरान ये ज़रूर देख लें, ये पर्टिकुलरली किसी हाउस या फ्लैट पे ज़्यादा एप्लीकेबल होगा। अगर कोई बना बनाया मकान या कोई फ्लैट बिक रहा है, उसमें कोई रह रहा है पहले से, वो उसे बेच रहा है, तो उसके अंदर अगर कोई फर्निशमेंट है, कोई उनके फर्नीचर वगैरह उन्होंने बनाए हुए हैं, कर्टन्स वगैरह लगाए हुए हैं, कुछ और उन्होंने डेकोरेटिव काम कराया हुआ है या कुछ और लग्जरियस आइटम बनाए हुए हैं घर के अंदर, तो उनका क्या होगा डील के बाद? क्या वो डील के साथ ही वो इंक्लूडेड हैं, वो भी ट्रांसफर हो रहे हैं, या सेलर उन आइटम्स को ट्रांसफर नहीं कर रहा है? कई बारी हो जाता है कंफ्यूजन इन बातों में, तो आप इनको क्लियरली बात करें पूरी प्रॉपर्टी देखने के बाद। एनी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट और एसेसरीज लाइक किसी घर या मकान में, ये दोनों पॉइंट पर्टिकुलरली फ्लैट और मकान के लिए ही ज़्यादा एप्लीकेबल होते हैं। कई इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स लगे रहते हैं, एसी, रेफ्रिजरेटर, टीवी, है ना, गीज़र वगैरह लगे रहते हैं, तो इवन लाइट्स, पंखों, इनकी भी बात होती है। आपको ये बातें क्लियर कर लेनी चाहिए कि जो भी इलेक्ट्रिकल आइटम्स लगे हुए हैं या जो भी फर्निशमेंट घर के अंदर है, क्या वो सारा का सारा डील के साथ ही सेल कर दिया जा रहा है, घर के साथ ही सेल कर दिया जा रहा है, या सेलर उनमें से कुछ आइटम्स को अपने पास रख रहा है? ये प्राइस नेगोशिएशन को भी अफेक्ट करते हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं एनओसी के स्कोप्स क्या होते हैं। देखिए, जब भी प्रॉपर्टी सेल होती है तो कई तरह के एनओसीज या फिर कह लीजिए क्लियरेंसेस लेने होते हैं। वो स्कोप्स क्या हो सकते हैं, जरा उन पे हम लोग चर्चा कर लेते हैं। जैसे जनरली जो देखा गया है उस स्कोप्स को मैंने यहाँ डिफाइन किया है। जैसे सेलर के स्कोप में क्या आता है, नगर निगम का अगर कोई ड्यू हो, नगर निगम के ड्यूज कोई मेंटेनेंस से रिलेटेड हो सकते हैं, जो या नगर निगम के जो टैक्स होते हैं, प्रॉपर्टी टैक्स वगैरह, वो टैक्स अगर सेलर को ही चुकाने होते हैं, बेचने से पहले तक का जो ड्यूज होगा वो सेलर को क्लियर करना होगा। कोई नजूल का ड्यूज, नजूल एक रेवेन्यू डिपार्टमेंट होता है, इनका जो भू भाटक जिसको कहा जाता है हिंदी में, वो अगर कोई ड्यू है तो वो भी सेलर को ही देना होता है। एनओसी फ्रॉम सोसाइटी, देखिए ये पर्टिकुलरली बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसमें बहुत बारी झगड़े हो जाते हैं। जब कोई प्रॉपर्टी या कोई मकान या कोई प्लॉट किसी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के अंदर आता है या उनके डोमेन में आता है, तब क्या होता है कि सोसाइटी ओनरशिप ट्रांसफ़र के दौरान कुछ चार्जेस की कुछ परसेंटेज लेती है, जैसे 1 या 2% हर सोसाइटी अपना फिक्स रखती है। ये चार्जेस देने होते हैं, अदरवाइज ये प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करने के लिए एनओसी नहीं देंगे। ये जो एनओसी होती है, ये एनओसी आपको, अगर आप कोई लोन लेना चाहते हैं इस प्रॉपर्टी परचेज के दौरान, आप किसी सोसाइटी की प्रॉपर्टी को ले रहे हैं और आप लोन के थ्रू लेना चाहते हैं, तो लोन का वाला बैंक या इंस्टीट्यूशन भी आपसे एनओसी मांग सकता है। तो ये एनओसी जनरली सेलर के स्कोप में आती है, इसे नेगोशिएशन के दौरान ही क्लियर रखें। इलेक्ट्रिसिटी ड्यूज, अगर कोई मकान बना हुआ है तो उसका इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी होगा, वो सारी चीज़ें क्लियर कर ली हैं कि नहीं कर ली हैं वो देखना ज़रूरी है। इलेक्ट्रिसिटी, वाटर बिल हो सकते हैं,
है ना। ये सोसाइटी के अंदर या रेजिडेंट वेलफेयर के अंदर बताना मैं भूल गया, यहाँ पर आपका मेंटेनेंस चार्जेस भी सोसाइटी कुछ लगाती है, वो भी आपको लेना पड़ सकता है। बायर के स्कोप में क्या क्या आते हैं वो देख लेते हैं। स्टैम्प ड्यूटी, जो रजिस्ट्री आप जो सेल डीड करवाते हैं उसके ऊपर स्टैम्प ड्यूटी जो लगती है ये बायर को देनी होती है। रजिस्ट्रेशन चार्जेस जो लगते हैं, जो रेवेन्यू सब रजिस्ट्रार ऑफिस में पे करना होता है, ये भी बायर के स्कोप में आता है। एनी कन्वीनियंस चार्जेस, देखिए कन्वीनियंस चार्जेस क्या होते हैं, आप ये जो पूरी प्रोसेस कर रहे हैं इसमें कई लीगल स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, प्रॉपर्टी सर्च, लीगल सर्च, आपके रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। तो हो सकता है कि इसमें कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो, मतलब कोई लॉयर इन्वॉल्व हो या कोई रजिस्ट्रेशन के दौरान सर्चिंग वाली टेक्निकल सर्चिंग टीम इन्वॉल्व आप कराएं उसमें, उसके जो भी चार्जेस होंगे वो किसके स्कोप में आएंगे, जनरली ये बायर के स्कोप में आते हैं। अब देख लेते हैं डॉक्यूमेंट्स। जब भी आप सेलर से बात करें तो सेलर से इन डॉक्यूमेंट्स को ज़रूर ले लीजिए। सेल डीड या रजिस्ट्री, सेलर से वो सारी रजिस्ट्री ले लीजिए जो इससे पहले भी अगर प्रॉपर्टी अगर सेल या परचेज हुई है तो उन सारी रजिस्ट्री की कॉपी आप सेलर से ले लीजिए। म्यूटेशन या नामांतरण, जो गवर्नमेंट के रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में एक्चुअल ये प्रॉपर्टी किसके नाम से दर्ज है ये आपको पता होना चाहिए, और सेलर से ये डॉक्यूमेंट्स भी आप जरूर मांगें। कई बार आपने सुना होगा कि एक ही प्लॉट को कई बार बेच दिया गया, वो इस वजह से ही होता है कि रजिस्ट्री तो करवा ली जाती है बट म्यूटेशन नहीं करवाई जाता है प्रॉपर्टी का, इस वजह से ही इस टाइप का फ्रॉड होता है। तो उससे बचने का तरीका है आप पहले ही देख लें कि ये किसके नाम पर दर्ज है। नजूल की रिसिप्ट आप मांगिए उससे, वो देंगे आपको। नगर निगम की टैक्स की रिसिप्ट, इलेक्ट्रिसिटी का बिल, लेटेस्ट बिल, वाटर सप्लाई का बिल अगर है, अगर कोई गैस का बिल है तो वो भी आप ले लीजिए। ये इससे आपका सेलर की ऑथेंटिसिटी और ज़्यादा एस्टेब्लिश हो जाएगी इन डॉक्यूमेंट से। वैसे ये उस प्रॉपर्टी में ज़्यादा एप्लीकेबल होंगे जहाँ मकान बना के कोई रह रहा है और कोई मकान सेल कर रहा है, कोई फैमिली मकान सेल कर रही है, तब आपको ये डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे। सोसाइटी मेंटेनेंस रिसिप्ट आप ले लीजिए, अगर किसी सोसाइटी में वो आ रहा है या रेजिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन वहाँ बना हुआ है तो आप ये डॉक्यूमेंट ले लीजिए सेलर से। अदर मिसलेनियस डॉक्यूमेंट्स जरा देख लेते हैं क्या हो सकते हैं। डाइवर्जन, डेवलपमेंट परमिशन, सोसाइटी लेआउट, अगर किसी सोसाइटी में वो है तो आपको ये डॉक्यूमेंट भी मिल जाएंगे। अगर प्लॉट है तो आपको जरूरत पड़ेगी इन डॉक्यूमेंट्स की जब आप बिल्डिंग परमिशन लेने जाएंगे तब। अगर मकान बना हुआ है तो बिल्डिंग परमिशन ले लीजिए आप सेलर से, अगर उसके पास हो तो। जरूरी नहीं है कि ये डॉक्यूमेंट उसके पास अवेलेबल हो अगर कोई पुराना मकान बना हो तो, बट फिर भी अगर ये मिल जाएगा तो आपको ये पता चल जाएगा कि जो कंस्ट्रक्शन हुआ है इस बिल्डिंग का उसमें कोई इलीगल एलिमेंट तो नहीं है, या लीगली जितना परमिशन है उस हिसाब से कंस्ट्रक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। पार्किंग अलॉटमेंट इन मल्टी या टेरेस राइट्स ऑफ टॉप फ्लोर, ये पर्टिकुलरली मल्टी के केस में आपको डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि किसी मल्टी में जब कोई फ्लैट खरीदा जाता है तो साथ में पार्किंग का राइट्स भी मिलता है, पार्किंग के अलॉटमेंट लेटर मिलता है, आपको स्पेसिफिक जगह दी जाती है पार्किंग के लिए। टेरेस राइट्स भी किसी टॉप फ्लोर का जो फ्लैट होता है, साथ ही साथ कभी कभार बिल्डर टेरेस राइट्स भी ट्रांसफर करते हैं। अगर आपका टॉप फ्लोर का फ्लैट ले रहे हैं तो उसमें आपको ये डॉक्यूमेंट मिल सकता है। पोजेशन सर्टिफिकेट ये बिल्डर देता है अगर किसी बिल्डर की प्रॉपर्टी है तो। मेंबरशिप शेयर डॉक्यूमेंट, अगर कोई आप सोसाइटी का पर्टिकुलरली प्लॉट या फिर कोई मकान ले रहे हैं तो उनके पास मेंबरशिप डॉक्यूमेंट भी होगा, ये आप ले सकते हैं उनसे। आधार कार्ड ऑफ सेलर, पैन कार्ड ऑफ सेलर एंड लेटेस्ट फोटोज ऑफ सेलर, ये डॉक्यूमेंट्स भी आप जरूर ले लीजिए सेलर से। इन सारे डॉक्यूमेंट्स के बाद आपको सेलर की ऑथेंटिसिटी का भी पता चल जाएगा, आपके डाउट्स भी बहुत सारे क्लियर हो जाएंगे। चलिए अब आगे देखते हैं लीगल प्रोसेस क्या हो सकती है, किस किस स्टेप्स का बिल्कुल ध्यान रखना है प्रॉपर्टी ट्रांसफर के दौरान। जो डॉक्यूमेंट्स अभी आपने लिए हैं सेल डीड वगैरह के, आप रियल एस्टेट लॉयर को 100% एंगेज करें, उनकी सर्विसेज लें और इस सेल डीड की पूरी तरह जांच पड़ताल करवाएं। कई बार ऐसा होता है कि प्रॉपर्टी कई बार सेल की गई होती है, तो एक चेन सेल डीड की आप सर्च करवा लीजिए जिसमें लास्ट 30 ईयर्स का रिकॉर्ड अगर प्रॉपर्टी इतनी पुरानी है तो वो भी आपको मिल जाएगा। कब कब इसकी ओनरशिप ट्रांसफर हुई है, किस किस ओनर के पास गई है, आपको पूरे डॉक्यूमेंट्स का एक सर्च रिपोर्ट बना करके ये लॉयर्स देंगे। इसके बेसिस पे आप पता कर सकते हैं कि प्रॉपर्टी में कुछ फर्जीवाड़ा तो नहीं हो रहा है। प्री सेल एग्रीमेंट आप जरूर करवा लें जब आप सारे पॉइंट्स क्लियर कर चुके हैं, सेलर के साथ आपकी डील हो चुकी है, तो आप एक प्री सेल एग्रीमेंट कराएं। इस प्री सेल एग्रीमेंट में सारे टर्म्स डिफाइन करें। एडवर्टाइजमेंट इन न्यूज़पेपर, आप अपने लॉयर के थ्रू लीडिंग न्यूज़पेपर्स में ये एडवर्टाइजमेंट निकलवा सकते हैं कि हम सो एंड सो पार्टी से ये पर्टिकुलर प्लॉट या ये प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे हैं, इसके लिए ये बयाना राशि या टोकन मनी दे दी गई है। अगर किसी को ऑब्जेक्शन हो तो इतने दिनों में
पर्टिकुलर एक टाइम शेड्यूल दे दें कि हमें आप लोग अपना ऑब्जेक्शन रजिस्टर करवा सकते हैं, जिससे कि आपको आगे लीगली कोई परेशानी नहीं आएगी अगर फर्दर फ्यूचर में कोई क्लेम आ जाता है इस प्रॉपर्टी के ऊपर। तो रजिस्ट्रेशन ऑफ प्री सेल एग्रीमेंट, हाँ ये मैंने बताया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कई जगह ये गलती होती है कि प्री सेल एग्रीमेंट तो करवा लिया जाता है बट उसका रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया जाता, तो उसकी कह लीजिए लीगल वैलिडिटी नहीं रह पाती है। तो यहाँ पर बायर और सेलर दोनों आपस में बैकआउट भी कर जाते हैं, तो आप लोगों का नुकसान भी हो सकता है। कई कबार सेलर भी अगर उनको बेटर बायर मिल गया तो वो आपको डिच कर देंगे, दूसरे बायर को दे देगा वो। तो आप प्री सेल एग्रीमेंट को रजिस्टर जरूर करवाएं। यहाँ तक प्रोसेस करने के बाद अब आप सेल डीड बनवा लें, सेल डीड में साइन करें सेलर और बायर दोनों पार्टी। इसके बाद सेल डीड का रजिस्ट्रेशन करवाएं सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में जाकर के, तब फिर एक तरीके से एक लीगल स्टेप आपका काफ़ी कंप्लीट हो जाएगा, प्रॉपर्टी आपके नाम पे आ जाएगी। सेल डीड में ही ये लिखा रहता है कि किस तरीके से बायर सेलर को जो है पेमेंट करेगा। जब वो पेमेंट हो जाए तो आप पेमेंट की कंफर्मेशन सेलर से ज़रूर ले लें। बहुत सारे लोग यहाँ पे गलतियाँ करते हैं, सेलर से जो है रजिस्ट्री होने के बाद दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं और इस स्टेप को भूल जाते हैं। आप सेलर से रसीद ज़रूर ले लें कि हाँ मुझे पूरा पैसा मिल गया है। ये प्रोसेस होने के बाद आप म्यूटेशन और नामांतरण ज़रूर करवा लीजिए। सेल डीड का रजिस्ट्रेशन कराने का मतलब सिर्फ इतना होता है कि सेलर और बायर के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ है, उसको रजिस्टर करा लिया गया है सब रजिस्ट्रार ऑफिस में, वो एक लीगल वैलिडिटी बन चुकी है उस सेल डीड की, दोनों उस पर बाइंड हैं, ठीक है। बट अभी भी गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में ये जो प्रॉपर्टी है वो अभी भी सेलर के नाम पर ही है। आप इसको चेंज करवाएं बायर के नाम पर, तब जाके प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की प्रोसेस पूरी मानी जाती है। ये वाली स्टेप भी बहुत क्रूशियल है। इसके बाद आपकी प्रॉपर्टी जिस वार्ड में पड़ती है या नगर निगम के एरिया आपने वार्ड सुना होगा, तो वहाँ पे जाकर के आप ओनरशिप ट्रांसफ़र करवाएं, रजिस्ट्री के साथ उन्हें दिखाएं कि ये हमने प्रॉपर्टी परचेज कर ली है, तो वहाँ पर भी अपने नाम पे चेंज करवाएं। ओनरशिप चेंज इन रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन या फिर सोसाइटी रिकॉर्ड्स में जब आपकी रजिस्ट्री कंप्लीट हो जाए, म्यूटेशन प्रोसेस हो या ना हो, आप सोसाइटी के रिकॉर्ड्स में जाकर के रजिस्ट्री के साथ ज़रूर अपने नाम पे जो मेंबरशिप है वो ट्रांसफ़र करवा लीजिए। सोसाइटी की जो भी मेंबरशिप चार्जेस होंगे, सब्सक्रिप्शन चार्जेस होंगे, वो पे करिए, वो भी आप चेक के थ्रू पे करिए और उनसे शेयर सर्टिफिकेट या फिर कह लीजिए एक मेंबरशिप सर्टिफिकेट उनसे ले लीजिए कि अब आप इसके मेंबर बन चुके हैं। कम से कम आपका अब ये इस तरीके से आपकी पूरी प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन और ट्रांसफ़र की लीगल प्रोसेस कंप्लीट होती है। इन स्टेप्स का बिल्कुल ध्यान रखें। चलिए आगे देखते हैं प्रिकॉशंस। दोस्तों कितनी भी सावधानी रख ली जाए, प्रॉपर्टी मार्केट ऐसा है कि यहाँ कब किसका नीयत बदल जाए, क्या हो जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता, बहुत धोखे होते रहते हैं। तो कुछ प्रिकॉशंस का आप ज़रूर ध्यान रखें, लोगों की बातों में ना आए, अपने पेपर को दुरुस्त रखें। तो यहाँ हम कुछ प्रिकॉशंस की बात कर लेते हैं। टेक रिसिप्ट ऑफ एनी कैश ट्रांजैक्शन। देखिए मैंने आपको बताया था कि जो डील होती है कभी कभार वो सर्किल रेट से डिफरेंट होती है। एक्चुअल अमाउंट कुछ और हो सकता है, सर्किल रेट का अमाउंट कुछ और होता है। तो इस बीच कुछ कैश ट्रांजैक्शंस भी होते हैं। जो भी कैश ट्रांजैक्शन आप करें उसका एक रजिस्टर में एंट्री कराएं और सेलर से कहें इस पे साइन करे विद डेट के साथ। अगर कोई सेलर इस पे साइन ना करे, आनाकानी करे, तो देखिए डाउट आप करना शुरू कर दीजिए। जब आप पैसा दे रहे हैं तो साइन तो करना ही है। टेक रिसिप्ट ऑफ एनी चेक ऑन फोटोकॉपी। जब भी आप कोई पेमेंट करें सेलर को, बीच बीच में पार्ट पेमेंट्स भी होते हैं या बयाना टोकन मनी जो दी जाती है वो आप चेक से देते हैं, तो उस चेक की एक फोटोकॉपी रख लें। उस फोटोकॉपी पे सेलर का साइन लें कि ये चेक हमने इस डेट को रिसीव किया। ड्यूरिंग रजिस्ट्री गेट जेन्युइन विटनेस। देखिए कई बार ऐसा होता है कि हम रजिस्ट्री कराने सब रजिस्ट्रार ऑफिस में तो पहुंच जाते हैं, अब जो लॉयर होता है उसी से कह देते हैं भाई तुम ही अपने 2 बंदे ले आओ, कोई भी अरे गहरे नत्थु फेरे बिठा देते हैं विटनेस के लिए। तो ऐसा ना करें, आप अपने जानकारी का एक बंदा और सेलर की भी जानकारी का एक बंदा या आपके ही जानकारी का जो बायर है उसकी जानकारी के 2 बंदे ले जाएं। कम से कम जेन्युइन विटनेस को ले जाएं, कभी मौका पड़ा तो ये विटनेस काम आते हैं। इफ प्लॉट इज परचेज इट शैल बी मॉनिटर्ड। हाँ ये पॉइंट मैं थोड़ा इस तरीके से बताना चाह रहा था कि अगर आपने कोई प्लॉट परचेज किया, कई बार हम लोग इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ रिमोट एरियाज में भी प्लॉट परचेज कर लेते हैं, या फिर
ऐसे एरियाज में हम किसी और सिटी में रह रहे हैं, हमने किसी और सिटी में कहीं और प्लॉट परचेस कर लिया किसी दोस्त रिश्तेदार के कहने पर, कभी कभार ऐसा होता है कि हम लोग वहाँ जा नहीं पाते, हमारा कोई नज़दीकी रिश्तेदार भी वहाँ जा नहीं पाता, हम लोग उसको मॉनिटरिंग वॉच एंड वार्ड नहीं कर पाते, उसको देख नहीं पाते। ऐसे जगह पर प्रॉपर्टी में कब्जा होने के चांसेस हो जाते हैं। तो आप ज़रूर ध्यान रखें, अगर आप कोई प्लॉट ले रहे हैं पर्टिकुलरली तो उस पर निगरानी रखना भी आपका काम है। अगर आप नहीं रख सकते तो अवॉइड करें। रजिस्ट्रेशन ऑफ प्री सेल एग्रीमेंट, प्री सेल एग्रीमेंट को रजिस्ट्रेशन ज़रूर करवा लें, ये लोग मिस करते हैं, जनरली लोग मिस करते हैं। टेक फोटोग्राफ ऑफ सेलर, फोटो बैंक पासबुक, आप जिस भी सेलर से प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं उसका फोटोग्राफ ज़रूर ले लें, और कोशिश करें वो जो फोटोग्राफ है वो तो आप एकदम प्रॉपर्टी पे जाके लें, प्रॉपर्टी में सामने खड़े करके वहाँ फोटो लें सेलर का। तो सेलर भी अगर जेन्युइन होगा तो बिल्कुल आनाकानी नहीं करेगा। कई बारी इसमें धोखेबाज जो लोग होते हैं वो वहाँ जाना नहीं चाहते। और सेलर की बैंक पासबुक का भी आप एक अपने पास कॉपी रखें। कीप ए डिजिटल कॉपी ऑफ ऑल द डॉक्यूमेंट्स, देखिए जो सारे डॉक्यूमेंट्स हमें मिलते हैं इंक्लूडिंग सेल डीड या सेलर ने जो आपको रिसिप्ट्स दी हैं, है ना, इन सब का एक डिजिटल रिकॉर्ड अपने बस फ़ोन से ही फ़ोटो खींच के रख लें। कई बारी डॉक्यूमेंट्स मिस हो जाते हैं तो आपके पास एक डिजिटल कॉपी होनी चाहिए, ये आपको बहुत हेल्प करेगा आगे भी। तो जल्दी से हम लोग देख लेते हैं। आज हम लोगों ने प्रॉपर्टी खरीदने के सारे स्टेप्स को डिटेल में समझ लिया है। मुझे उम्मीद है आप जब भी अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी खरीदेंगे या अपनी पहली प्रॉपर्टी खरीदेंगे तो इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। ये आपको किसी भी चीटिंग से या फ्यूचर में होने वाली परेशानियों से ज़रूर बचाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही साथ कमेंट में मुझे बताएं कुछ वो पॉइंट्स जो मैंने मिस कर दिए हों वो भी मेरे साथ शेयर करें, मेरी नॉलेज भी बढ़ेगी। धन्यवाद।